द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। तो आओ हम जानते हैं कि रोमांटिसिज्म से और नेशनल फीलिंग से कैसे कैसे राष्ट्रों का निर्माण हुआ, कैसे कैसे देश बनने स्टार्ट हुए और कैसे कैसे यूरोप डेवलप होना स्टार्ट हुआ। The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansions। जो नेशनलिज्म, जो राष्ट्रवाद की जो विकास था, वो सिर्फ लड़ाइयों से नहीं, सिर्फ युद्धों से नहीं ना और अपनी सीमा बढ़ाने से नहीं हुआ। The culture played an important role in creating the idea of the nation. Art and poetry, stories and music helped express and shape nationalist feeling। जो कल्चर था उसने बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाया इन नेशंस को बनाने में, देश को बनाने में, राष्ट्र को बनाने में। आर्ट एंड पोएट्री, कविताएं और कलाएं, स्टोरीज़, कहानियाँ और गाने इन्होंने अपने एक नेशनलिस्ट की फीलिंग दिखाई, इन्होंने एक नेशनलिस्ट की फीलिंग को एक शेप दी। लेट्स लुक एट रोमांटिसिज्म, अ कल्चर मूवमेंट विच sought टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। चलो अब हम रोमांटिसिज्म के बारे में पढ़ते हैं, जो कि कल्चर मूवमेंट था जिसने नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स लाया पूरे यूरोप के अंदर। Romantic artists and poets generally criticize the glorification of reason and science and focus instead on emotions, institution and mystical feelings। जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे और पोएट थे, उन्होंने साइंस और रीज़न को थोड़ा पीछे रखा और जो इमोशंस हैं, हमारे इंस्टीट्यूशन है, मिस्टिकल फीलिंग्स हैं, उनको आगे रखा, उनको आगे लाया। अदर रोमांटिक्स वर थ्रू फोक सॉन्ग, फोक पोएट्री एंड फोक डांसेस दैट द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन। जो रोमांटिक लोग थे, उन्होंने कहा कि फोक सॉन्ग, जो हमारे लोक गाने हैं, लोक काव्य हैं, लोक गीत हैं, लोक नृत्य हैं, ये हमारे नेशंस की ट्रू स्पिरिट है। नेशनल फीलिंग्स वर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूज़िक एंड लैंग्वेजेस। जो हमारी नेशनल फीलिंग है वो सिर्फ म्यूज़िक और लैंग्वेजेस की तरह ही है। रोमांटिसिज्म का कहीं न कहीं भारत में भी योगदान रहा है। स्वतंत्रता की क्रांति में लोगों ने जैसे मेरा रंग दे बसंती चोला, भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये गाने गाकर लोगों में समूह की भावना को जगाया था। ये भावना कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद के निर्माण में सक्षम हुई, शामिल हुई। यही भावना यूरोप में भी चल रही थी। किसके थ्रू? रोमांटिसिज्म के थ्रू। और अंत में इन्होंने ही कहीं ना कहीं एक योगदान दिया है राष्ट्रों के निर्माण में। Karol Kurpinskaya celebrated the national struggles through his operas and music, turning folk dances like Polonaise and Mazurka into nationalist symbol। अब एक करोल कुरपिंस्काय था, इसने क्या किया, इस जो नेशनल स्ट्रगल्स थे उसने उनको सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया। कैसे? एक ओपेरा से, म्यूज़िक से, और जो फोक डांस थे, जो लोक नृत्य थे, जैसे कि पोलोनेस और मजूरका, इनको नेशनल सिंबल बना दिया गया। जो लैंग्वेज टू प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स। जो भाषा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है एक देश को बनाने के लिए। रशियन लैंग्वेज वॉज इम्पोज्ड एवरीवेयर। अब जो रशिया है उसने काफ़ी जगह अपना कब्जा कर रखा था, उसने काफ़ी सारी टेरिटरी हथियार रखी थी। अब उसने क्या किया, उसने अपनी सारी की सारी लैंग्वेज उसने हर जगह इम्पोज कर दी। अब उसका विरोध होने लगा, उसका अपोज करने लगे। मैनी मेंबर्स ऑफ द क्लर्जी इन पोलैंड बिगेन टू यूज़ लैंग्वेज एज अ वीपन ऑफ नेशनल रेजिस्टेंस। अब जो चर्च के अंदर जो पादरी थे वो अपनी जो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देते वो सबके सब अपनी पोलिश लैंग्वेज में देते, ना कि वो रशिया की। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? एज अ रिजल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशप्स वर पुट इन जेल और सेंट टू साइबेरिया बाय द रशियन अथॉरिटीज एज पनिशमेंट फॉर देयर रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियंस। अब इसका रिजल्ट आया कि जो जितने भी प्रिस्ट थे, बिशप्स थे, जितने भी पादरी थे, इनको जेल में डाल दिया गया और साइबेरिया भेज दिया गया। साइबेरिया जैसे कि अंडमान निकोबार में काला पानी है इंडिया का, ऐसे ही साइबेरिया बहुत ठंडी जगह है रशिया में, जहाँ पर इनको जेल में भेज दिया गया रशियन अथॉरिटीज़ के द्वारा। और ये एक पनिशमेंट दे दी गई उन्हें, किस चीज़ की? क्योंकि उन्होंने रशियन लैंग्वेज में प्रीच नहीं किया अपने चर्च के अंदर, उसको रिफ्यूज़ कर दिया। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। जैसे कि आपको पता है रोमांटिसिज्म से भी कई देशों का निर्माण होने की एक दिशा सशक्त हुई। उसी तरह उस समय बहुत सारी इकोनॉमिक यानी आर्थिक समस्याएं भी आई, जिससे
अनाज उत्पादन कम हुआ और भूख भी बढ़ी, लोगों को गुस्सा भी था और क्रांतियाँ भी होनी शुरू हो गई। आओ देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ 1830 के दशक में। The 1830s were years of great economic hardship in Europe. 1830 का दशक यूरोप के लिए बहुत आर्थिक तंगी का था. The first half of the 19th century saw an enormous increase in population. 19वीं शताब्दी का जो दशक था, स्टार्टिंग के जो साल थे वो बहुत ज़्यादा उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई. इन मोस्ट कंट्रीज देर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट. ज़्यादातर देशों में क्या हुआ, बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ गई लेकिन एम्प्लॉयमेंट इतनी थी ही नहीं. पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू द सिटीज़ टू लिव इन ओवर क्राउडेड स्लम. अब क्या हुआ, जो रूरल एरियाज़ में जो गाँव में लोग रहते थे वो शहरों में जाने लग गए, जहाँ पर शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ होने लग गई, जिसका रिजल्ट क्या हुआ, बस्तियाँ, गंदी गंदी बस्तियाँ बनने लग गई, बड़े बड़े क्राउडेड बस्तियाँ बनने लग गई. फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट ब्रॉट द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस आउट ऑन द रोड्स. अब पूरे यूरोप में इतनी हार्डशिप आने लग गई तो क्या हुआ, फूड की शॉर्टेज ने, खाने की कमी ने और अनएम्प्लॉयमेंट ने, बेरोज़गारी ने पेरिस की पॉपुलेशन को सड़कों पर ला दिया. नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड द रिपब्लिक, ग्रांटेड सफरेज टू ऑल अडल्ट मेल्स अबव 21 एंड गारंटेड द राइट टू वर्क. अब नेशनल असेंबली बनाई गई और क्या हुआ, और उसने क्या किया, उसने राइट टू वोट दिया सभी 21 प्लस मेल्स को, और उन्होंने कहा कि राइट टू वर्क की तुम्हें गारंटी दी जाती है. Earlier, in 1845, weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw materials and gave them orders for finished textile. 1845 की शुरुआत में ही जो सिलेसिया गांव के वीवर्स थे उन्होंने अपने ठेकेदारों के अगेंस्ट एक रिवोल्ट छेड़ दी. क्यों? क्योंकि वो उन्हें रॉ मटेरियल तो प्रोवाइड कर देते और उन्हें ऑर्डर देते थे कि अपना हमें कपड़ा चाहिए और उस कपड़े को बनाने के लिए, और फिर उससे सस्ते में खरीदते उन कपड़ों को, और क्या करते, और कहीं ना कहीं उनका शोषण करते. On 4 June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractors, demanding higher wages. अब उनका शोषण हो रहा था तो इससे तंग आकर उन्होंने क्या किया, 4 जून को 2 बजे एक बहुत बड़ी भीड़ वीवर्स की अपने घरों से निकली और इकट्ठा होकर उन्होंने मार्च कर दी अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के मेंशन, अपने ठेकेदारों की हवेलियों के सामने, और कहा और डिमांड की किसकी, हायर वेजेस की, अपनी वेज बढ़ाने के लिए उन्होंने डिमांड की. अब यहाँ हमने देखा कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, ओवर क्राउडेड स्लम बन गए हैं, फूड की शॉर्टेज हो गई है और इकोनॉमिक हार्डशिप पूरे यूरोप में फैल चुकी है, और कहीं ना कहीं यही नेशनलिज्म की फीलिंग ला रही है लोगों के अंदर. चलो कहानी को आगे बढ़ाते हैं. The contractors fled with his family to a neighboring village, which however refused to shelter such a person. अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो ठेकेदार थे, वो अपनी फैमिली के साथ अपने गांव से भाग गए और पड़ोस के गांवों में चले गए और वहाँ के गांव वालों से आसरा मांगा, लेकिन उन गांव वालों ने ऐसे इंसानों को आसरा देने से मना कर दिया. He returned 24 hours later, having requisitioned the army. और वो 24 घंटे बाद, एक दिन के बाद वापस आए अपने गाँव में आर्मी के साथ, और इसके बदले इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट. और इसके बदले में क्या हुआ, 11 वीवर्स को गोली से मार दिया गया. कहीं ना कहीं इससे भी राष्ट्र निर्माण की फीलिंग जागृत हो रही है लोगों के अंदर. लोग अवेयर हो रहे हैं कि हमें भी एक डेमोक्रेसी चाहिए, हमें भी नेशनलिज्म चाहिए, हमें भी एक अपना देश चाहिए. 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स. अब जैसा कि आप लिबरल शब्द से तो परिचित हैं, अब आप जानते हैं लिबरल क्या होता है. लिबरल वही जो मोनार्क्स के अगेंस्ट थे. अब ये तो अंडरग्राउंड हो गए थे. अब 1848 में इन्होंने ऐसा क्या किया, क्या हुआ, चलिए अब आओ हम जानते हैं कि लिबरल्स ने क्या किया. The poor, unemployment and starving peasants and workers in many European countries in the years 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. गरीब लोग, बेरोज़गार लोग और जो अकाल से पीड़ित जो पीजेंट्स थे और वर्कर्स थे, काफ़ी सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में 1848 में उन्होंने एक एजुकेटेड मिडिल क्लासेस लोगों के साथ मिलकर एक रेवोल्यूशन स्टार्ट किया. Men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with the national unification. अब मैन एंड वीमेन
आदमी और महिलाएं, लिबरल मिडिल क्लासेस, जो लिबरल मिडिल क्लासेस के जो आदमी थे और महिलाएं थी, उन्होंने अपनी डिमांड्स को इकट्ठा किया और एक कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म लाया नेशनल यूनिफिकेशन के साथ। दे ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। अब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट किया जर्मन नेशन का, जो कि पार्लियामेंट के अंदर विल्हेल्म फोर्थ, किंग ऑफ रशिया, रिजेक्टेड इट एंड जॉइंड अदर मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। अब उनकी क्रांतिकारिता चल रही थी। अब लेकिन जो जर्मनी का जो राजा था, वो मोनार्क बन चुका था, विल्हेल्म फोर्थ, इसने इस कॉन्स्टिट्यूशन को रिजेक्ट कर दिया और उसने अदर मोनार्क्स के साथ, वो दूसरे मोनार्क के साथ वो जुड़ गया और अब इस इलेक्टेड असेंबली को अपोज करना उसने स्टार्ट कर दिया। While the opposition of aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded. अब एरिस्टोक्रेसी, रॉयल और मिलिट्री स्ट्रॉन्ग होती जा रही थी, ऐसे ही जो पार्लियामेंट का जो ये सामाजिक ढांचा था टूटता जा रहा था। The issue of extending political rights to women was a controversial one within the liberal movement. अब जो वीमेंस के जो राजनीतिक अधिकार थे, इनको बढ़ाया जाए कि नहीं बढ़ाया जाए, ये भी एक कंट्रोवर्सी बनी हुई थी लिबरल मूवमेंट के विदिन अंदर ही। वीमेन हैड फॉर्म देयर ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस, फाउंडेड न्यूज़पेपर एंड टेकन पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग एंड डेमोन्स्ट्रेशन। अब वीमेन ने क्या किया, अपनी पॉलिटिकल एसोसिएशन बनानी स्टार्ट कर दी इन्होंने, और इन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल मीटिंग्स में पार्ट लेना स्टार्ट कर दिया, डेमोन्स्ट्रेशंस करने लगी। वीमेन वर एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स टू स्टैंड इन विजिटर्स गैलरी। अब लिबरल्स चाहते थे कि जो वीमेन हैं वो सिर्फ ऑब्जर्वर की तरह खड़ी रहें विजिटर गैलरी में। Monarchs were beginning to realize that the cycles, if revolution and repression could be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionary। अब मोनार्क थे, वो चाहते थे कि जितना भी ये रेवोल्यूशन चल रहा है इसको तो करना पड़े, इसको दबाना पड़ेगा। अब क्या करें, इनको कुछ ना कुछ हमें ऐसा देना पड़ेगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि सारा का सारा रेवोल्यूशन कब हो जाए, ये सारा का सारा रेवोल्यूशन दब जाए। अब इस पूरी वीडियो में हमने पढ़ा रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। जो रोमांटिसिज्म था वो भी एक नेशनल फीलिंग अराइज करने लगा था, और जो रोमांटिक आर्टिस्ट थे वो चाहने लगे थे कि जो हमारा साइंस एंड रीजंस है उसको वो पीछे रखा, और इमोशंस को, इंस्टीट्यूशन को, मिस्टिकल फीलिंग्स को आगे लाया गया। आर्ट एंड पोएट्री, स्टोरीज, म्यूज़िक को बढ़ावा दिया गया, और इन्होंने हमारी नेशनलिस्ट फीलिंग को शेप दी। हंगर, अगला टॉपिक हमने पढ़ा था हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। अब 1830 में इकोनॉमिक हार्डशिप्स आने लगे यूरोप में, पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी, और जो माइग्रेशन होने लगी रूरल एरिया से लोग सिटीज़ की तरफ जाने लगे, और फूड शॉर्टेज बढ़ने लगी। और सिलेसिया विलेज में वीवर्स ने अपने कॉन्ट्रैक्टर्स के मेंशंस के आगे हमला कर दिया और अपनी वेजेस बढ़ाने की डिमांड करने लगे। अगला टॉपिक हमने पढ़ा 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। 1848 में जो लिबरल्स थे, जो मोनार्क के अगेंस्ट थे, उन्होंने रेवोल्यूशन कर दिया।